welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब शुरुआत में हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stock indices gain around 1% amid positive global cues. Sensex closes above the 52,700 mark. Nifty settles near 15,700 level. Rupee weakens to 78 rupees and 34 paise against the US dollar, and Brent crude oil prices hover around $112 per barrel. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 1% की बढ़त में रहे। सेंसेक्स 52,700 के ऊपर पहुंचा, निफ्टी 15,700 के करीब रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 78 रुपये 34 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर हुआ दर्ज और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $112 प्रति बैरल के करीब रहा। शेयर बाजार की स्टोरी लेने से पहले हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन का, जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब लेते हैं शेयर बाजार की स्टोरी। सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 1% की बढ़त में रहे। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच दोनों प्रमुख घरेलू सूचकांक तेजी में रहे। सेंसेक्स 52,700 के स्तर को पार कर गया और निफ्टी 15,700 के करीब बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.88% की तेजी से 462 अंक बढ़कर 52,728 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.92% की वृद्धि से 142 अंक बढ़कर 15,699 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.53% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.6% की तेजी दर्ज हुई। Sensex and Nifty today gained around 1%. The two key domestic share indices appreciated amid positive global cues. Sensex closed above 52,700 points. Nifty ended near 15,700 level. Sensex at the BSE climbed 462 points or 0.88% to finish at 52,728. Nifty at the National Stock Exchange added 142 points or 0.92% to settle at 15,699. In the broader market at the BSE, the mid-cap index surged 1.53% and the small-cap index ended 1.6% up. In the Sensex pack, 23 companies logged gains while 7 logged losses. Mahindra and Mahindra were the top gainer as it rose 4.3%, followed by Bajaj Finance, which gained 2.6%. Utilities climbed 2.5%. On the other hand, Tech Mahindra lost the most as it slipped 1%. Infosys declined 0.8% and HCL Tech slipped 0.5%. In sectoral indices at the BSE, 17 sectors rose while 2 logged losses. Telecom sector index surged 2.5%, auto sector gained 2% and utilities added 1.8%. On the other side, IT sector slipped 0.6% and tech fell 0.3%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,391 companies gained while 932 fell. Shares of 125 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 3 पैसे कमजोर होकर 78 रुपये 34 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.08% की गिरावट से 104.35 पर था। पुनीत जी, जैसे आप मनी मैटर्स में कह रहे थे कि पिछले 1-1.5 महीने में ये सबसे अच्छा सप्ताह रहा है भारतीय बाजारों के लिए, क्या कहेंगे? इसके पीछे आपको क्या कारण दिखाई देते हैं? समझ देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि पिछले 1-1.5 महीने में ये पहली बार है कि बाजार में इस तरह से एक ब्रॉड बेस्ड हमने रैली देखी है, ब्रॉड बेस्ड एडवांस देखा है। और सबसे बड़ा कारण इस बाजार में मैं ये कहूंगा कि वैल्यू बेस्ड बाइंग हुई है आज।
पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो जैसे आप देखें तो जो सबसे ज्यादा गेन्स हुए हैं इस सप्ताह वो ऑटो स्टॉक में हुए हैं। और ऑटो शेयर्स एक ऐसा सेक्टर था बाजार का जो पिछले पूरे एक साल में नहीं चला, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि चिंताएं थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं होगी तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में गेन्स कैसे आएंगे। तो वहां हमने देखा कि वहां बढ़त रही। और जो गिरने वाले शेयर्स थे उसमें ज्यादातर आप देखेंगे तो मेटल के शेयर्स थे, उसमें बहुत गिरावट रही पूरे सप्ताह में। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक अब मार्केट्स हैं वो ये हमें बता रही हैं, ये संदेश दे रही हैं कि इन्फ्लेशन का जो एक डर था कुछ हद तक कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स में वहां पर हमने देखा गिरावट आई है। और उनसे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी ऑटोमोबाइल्स है, एफएमसीजी स्टॉक्स हैं और आईटी शेयर्स, इनमें हमने देखा इस सप्ताह पूरी तेजी रही। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि वैल्यू बेस्ड बाइंग जहां पर अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रही है इन्वेस्टर्स को, वो शायद वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग अभी बरकरार है, वो चालू है भारत में, लेकिन डोमेस्टिक फ्लोज फॉर्चुनेटली वो अभी काफी स्ट्रांग है। और हमें लगता था कि जब बाजार नीचे गिरेंगे तो शायद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपना हाथ खींचेंगे, शायद इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। मुझे लगता है डोमेस्टिक फ्लोज बहुत स्ट्रांग है, so that is a major reason. Puneet, you spoke about value investing. What would you advise investors, especially your Robinhood investor or your small investor, against or for bottom fishing at these levels? Because you have experts like yourself who are also predicting that the market may fall by more. So what do you see the bottom for this market, and how would you advise investors who are looking to pick up stocks at a lower valuation? So two things. One is that we were, of course, have been advocating for last many months that markets appear to be weak, largely because of the interest rate cycle which we thought was rising. And again, I think going forward, we will see another at least couple of rate actions by central bank. Markets may not bounce back with a lot of vigor from current levels, but I think the short-term bottom for the market is around us. Therefore, there is a case for buying stocks that are fundamentally strong, which give good dividends particularly. I think that there is a very strong case for buying those. However, for small investors, my recommendation always is that they should keep investing in the market on a regular basis. They should not try to time the market. Normally, we want to buy at the bottom and then we think that we will be able to sell at the top. It doesn't happen that way. No expert on earth can do it. Not even the biggest and most successful investors have been able to do it. The only way to beat this market is to keep investing in this market regularly, on a regular basis. SIPs is what we call them, systematic investment plans. For small investors, that is more appropriate. Of course, HNIs and large investors for whom it's a full-time business, they can try and be smart about this market in terms of timing. But I think small investors, regular investing will beat all market conditions. पुनीत जी, आपने अभी बात की थी कि कुछ वैल्यू बेस्ड बाइंग हो रही है उन सेक्टर्स में। आपने ऑटो सेक्टर का भी मेंशन किया था जो आज 2% बढ़ा है। जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला सेक्टर आज रहा वो था टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें हम 2.5% का उछाल देख रहे हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर में जो एक बज़ है अबाउट 5G की इस साल ऑक्शन होनी है, कैसे देखते हैं आप टेलीकॉम सेक्टर की स्थिति को? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये सेक्टर एक समय पे काफी संकट से गुजर रहा था। तो अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कई वर्षों से टेलीकॉम सेक्टर कंपनीज जो हैं, अब भारत में 3 ही बड़ी कंपनीज रह गई हैं। उसमें से भी 2 कंपनीज तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और एक कंपनी को काफी अभी भी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। और गवर्नमेंट ने सेक्टर को रेस्क्यू करने के लिए काफी बड़ा फाइनेंशियल पैकेज भी लेकर आए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सेक्टर है ये, उसकी बहुत जरूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और काफी सक्सेसफुल पॉलिसी रही है। काफी कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज अब स्टेबलाइज कर गई हैं। साथ ही हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों जो 5G जिसका ऑक्शन हो का इन जुलाई के महीने में, उसमें सरकार ने और राहत दी है इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस, वो उन्होंने हटा दिए हैं। उससे करीब 5,000 करोड़ रुपए का सालाना सेविंग्स होगी टेलीकॉम कंपनीज को। तो कुल मिलाकर टेलीकॉम कंपनीज का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आने वाले समय में अच्छी लगती है। और मुझे लगता है इसी वजह से, और ये शेयर्स आप देखें तो बड़े नहीं है, अभी काफी सस्ते हैं, ये अवेलेबल है अच्छी वैल्यूएशन पे। मुझे लगता है अगेन लाइक आई सेड, वैल्यू बेस्ड बाइंग इन शेयर्स में लग रही है। Puneet, speaking about the telecom sector and the 5G auction of its
spectrum by the government of India, there's also the issue of back taxes facing these companies like Vodafone Idea, where the government has acquired equity stake and they're converting that debt into equity. To what extent do you find that the auction would be successful actually by the government of India in terms of earning revenue, not just in terms of valuation of these companies? So, Arjun, actually, government has put up a very large quantity of 5G airwaves for auction, and it is unlikely that all these auctions will be, all these airwaves will be bought by telecom companies. They don't have the kind of money which is required to buy those companies. In any case, they don't need it also. And not only in terms of auctioning these 5G airwaves, government has come out with a very smart policy of allowing some IT companies to directly purchase the spectrum from government under the captive private network framework. So CPNs, as you call them, they will be allowed. So my own sense is that eventually India will use its entire bouquet of 5G waves pretty well. Some will be bought by telecom companies, some may be bought by IT companies for starting cloud computing, for Internet of Things. Those things will come in also. 5G is a very, very, very critical national resource, I would say, and it must be developed fully for government, for country to realize its full potential, economic potential. पुनीत जी, आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इकोनॉमिक रिवाइवल जो है हमारे देश का वो स्टेडी है. जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 20 के स्तर से ऊपर पहुंच गया है. जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स, वो स्ट्रांग है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्ट्रांग है. और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन दोनों कम हो रहे हैं. जैसा हमने देखा भी है कि मई महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 75 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई. आपको लगता है कि इन वक्तव्यों से भी बाजार को एक भरोसा मिलता है कि हमारी जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो बरकरार है? बिल्कुल. तो देखिए, मैक्रो लेवल पर यदि हम देखें तो जो मैक्रो सिचुएशन है वो भारत की स्टेबल है. मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बुलिश है, क्योंकि सारा विश्व इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से एक तरह से गुजर रहा है. और लेकिन भारत की यदि हम स्थिति देखें तो वो काफी स्टेबल है. उसमें कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है. सिर्फ जो मेजर चिंता है वो इन्फ्लेशन और महंगाई को लेकर के है. लेकिन महंगाई के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो बता रहा है कि महंगाई काफी हद तक हमारे जो पीक था वो हमारे पीछे है. वी हैव मूव्ड बियॉन्ड दैट पीक ऑफ इन्फ्लेशन. इनफैक्ट मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा. जैसे कुछ क्रिटिकल मेटल्स थे, निकल है, वो 50% डाउन है अपने पीक प्राइसेस से. एल्यूमिनियम 36% डाउन है. व्हीट, कॉर्न, ये जितने आयरन ओर, ये 20-30% ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं. तो अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो ये बात साफ है कि जो इन्फ्लेशन जो डिस्टेबलाइज कर रहा था इकोनॉमिक ग्रोथ को, वो आने वाले समय में नीचे आने वाला है. सिर्फ एक ही ज्यादा बड़ा आइटम जो क्रूड ऑयल जो है वो भी चिंता का विषय बना हुआ है. लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 महीनों में क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी हम करेक्शन देखेंगे. तो कुल मिलाकर ये जो थ्रेट है इन्फ्लेशन का टू इकोनॉमिक ग्रोथ, वो कम हो रहा है. साथ में अगर भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें या जो आपने जितने भी आंकड़े आपने बताए, सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर मुझे चिंताएं रहती है क्योंकि वो बढ़ रहा है. बट बाकी सब इकोनॉमिक जो नंबर्स हैं वो अच्छे, स्टेबल है. चिंता का विषय नहीं है. मैं चाहूंगा कि वो और बेहतर हो, पर अभी स्टेबल है, which is I think good enough in the current situation. Puneet, this week in the cash market we have seen net buyers from the DIIs outperform the net sellers of the FII, FPI. What is the FNO the market telling you, because you have the weekly expiry and the monthly expiry as well? How do you see Monday for the cash market? So, Arjun, you're right. I mean, next week for Indian stock market is going to be quite important because we have the expiry coming up. And this is an expiry month which is after May. Again, we saw a very big fall in May. Investors are already weakened to some extent by the losses they have suffered. June also has been very difficult. People have lost a lot of money, particularly traders and people who participated for futures market. So I think June expiry, two things. One, of course, I expect markets to remain volatile in next 3-4 days, Monday onwards until the expiry, which is on Thursday. However, my own belief is that people who had gone short, the short traders, are going to cover up their positions. I don't think they want to carry on much of their short positions or they want to create fresh short positions right now. I think the market is looking like ripe for a rise, driven by value investors and short covering by traders.
और अब हम लेंगे एक छोटा सा विराम और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। एक जो मुद्दा है जिस पर बहुत ज्यादा आजकल एक फोकस है कि अमेरिका में रिसेशन आ सकती है। अगर वो आती है, आपको लगता है कि हम पर उसका कोई सिग्निफिकेंट असर पड़ेगा? जो बैंकिंग सेक्टर है, क्या उसमें कुछ असर होगा नेगेटिव? क्योंकि कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है कि लोन डिमांड वगैरह अफेक्ट नहीं होगी हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्रिवन है। आप कैसे देखते हैं स्थिति को? तो देखिए, पहले जो अमेरिका में रिसेशन को लेकर जो चिंताएं बनी हुई हैं, उसका असर हमारे इकोनॉमी पे का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। देखिए, अमेरिका में जो रिसेशन आता है तो उससे भारत में दो चीजों का असर पड़ता है। एक तो जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, उसमें स्लो डाउन आता है, तो डेफिनेटली हमारे को एक असर पड़ता है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा काफी बड़ा ट्रेड सरप्लस है। करीब $70 बिलियन का हम ट्रेड सरप्लस करते हैं। अमेरिका अब हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, करीब चाइना के साथ साथ। $120 बिलियन का ट्रेड है हमारा अमेरिका के साथ, और करीब इतना ही चाइना के साथ है। लेकिन अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है $70 बिलियन, यानी हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट बहुत कम करते हैं, और चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यूएसए में रिसेशन आता है तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स है उस पर असर पड़ेगा, उसका नेगेटिव असर पड़ता है। दूसरा, क्योंकि अमेरिका से बहुत बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा डालते हैं, जो FIIs हैं वो अमेरिका बेस्ड हैं काफी, उनको असर पड़ता है, तो डेफिनेटली भारत में भी वो सेलिंग करते हैं। तो अमेरिका में रिसेशन का हमारे ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अमेरिका में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी बड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, और कुछ एनालिस्ट का मानना है कि वहां रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है, जो डेटा हमको बाद में ये बताएगा। तो बिकॉज मार्केट्स जो डेटा आता है, इकोनॉमिक डेटा ऑलवेज इन हाइंडसाइट होता है, वो काफी दिनों के बाद वो डेटा आता है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन अमेरिका में ऑलरेडी चल रहा है, उसी का असर है हम भारत में जो देख रहे हैं, FIIs के द्वारा सेलिंग देख रहे हैं, और बाकी हम करंट अकाउंट डेफिसिट में प्रेशर देख रहे हैं। तो ये एक डेफिनेटली चिंता का विषय है। लेकिन अमेरिका में रिसेशन आने का एक फायदा हो सकता है, वो ये है कि जो US फेडरल रिजर्व जिस प्रकार से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, वो उसमें कुछ कमी लाएंगे, उसको इंटरेस्ट रेट को। मेरा अपना अनुमान है कि अक्टूबर के बाद हम अमेरिका में बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं देखेंगे, तो उसका कुछ हद तक हमारी इकोनॉमी को फायदा हो सकता है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी विल देन स्टेबलाइज एज फार एज इन्वेस्टमेंट। और शायद कमोडिटीज के प्राइसेस भी डिप्रेस्ड रहे, जो हमारे इन्फ्लेशन के लिए अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, और तभी मैंने आपको ये आंकड़े दिए थे, निकल, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम। देखिए, ये सब जो मेटल्स के इतने प्राइसेस गिर गए हैं 30% से 40-50% तक, तो ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी स्लो डाउन जो है वो काफी जबरदस्त है अमेरिका में भी और ग्लोबल इकोनॉमी में भी, और इसका नंबर्स जो है वो हम थोड़े दिनों बाद हमारे सामने आएंगे। Well, Puneet, if we have a trade surplus with the United States of America, and global commodity prices, especially metals, have come down, which are again dollar traded. Why is it that the rupee is trading at 78.34 to the dollar? Why isn't the rupee appreciating from 78 back to 75 or 74 levels? So, Arjun, only two reasons. One, of course, the most important reason is the current account deficit, which we are suffering, in fact, which is right now at record levels, and it is somewhat worrisome. And that current account deficit is only because of the huge imports of crude oil that we have to make at such high prices right now. Our current account deficit is almost running at about $14 to $15 billion a month, which is very high. Not that we can't afford it. Unfortunately, India has foreign exchange reserves of $600 billion plus right now, so we can comfortably afford a high current account deficit for short periods.
So, in fact, that is the reason high CAD invariably brings down the rupee. The other reason, of course, is the huge selling by FIIs who are selling stocks worth 3,000, 4,000 crores every day. And so these two items together, the CAD and outflows of FIIs, they are putting pressure on the rupee right now. But I would say the rupee's fall against the dollar is something which is observed across the currencies in the world. It is not particularly to India. Like I mentioned earlier, Japanese yen has fallen from 110 yen to the dollar. It has fallen to 135, which is record, lowest ever value for the yen. It is even the euro is down to 1.04 euro to the dollar. And it used to be 1.15, 1.2. So right. It is just not India. It is across the world that currencies have fallen vis-a-vis the dollar. Well, let's see what our highest leaders have to say at the global conferences. Prime Minister Narendra Modi will be attending a high-level dialogue on Global Development Day today on the sidelines of the 14th BRICS Summit hosted by China. The Beijing declaration issued yesterday after the BRICS Summit said that member countries welcome the high-level dialogue on global development at this summit as a testimony to the open and inclusive nature of BRICS partnership, including BRICS outreach and cooperation with other emerging economies. They also look forward to the dialogue injecting new impetus to strengthen international cooperation and solidarity on implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development. The leaders of Brazil, Russia, India, China and South Africa discussed the status of diverse political, economic, cultural and humanitarian cooperation yesterday during the BRICS summit amid the ongoing geopolitical tumult. उधर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत एनसीएपी के लिए गेजेट अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत एनसीएपी यानी नई कारों का मूल्यांकन कार्यक्रम जिसमें क्रैश टेस्ट में क्षमता प्रदर्शन के आधार पर वाहनों को स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी। श्री गडकरी ने ट्विटर पर कहा कि भारत एनसीएपी ग्राहक आधारित एक ऐसा मंच है जो सुरक्षा के नजरिए से लोगों को स्टार रेटिंग के आधार पर गाड़ियों का चयन करने में सहायता प्रदान करेगा। श्री गडकरी ने कहा कि एनसीएपी मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत दुनिया भर में मोटर वाहन क्षेत्र में पहले पायदान पर पहुंच सकता है। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अमेरिका के शेयर बाजारों में आई तेजी के बाद एशियाई बाजारों में भी आज तेजी का रुख था। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.3% के उछाल में रहा और हांगकांग के हैंगसेंग में 2.1% की तीव्र वृद्धि दर्ज हुई। जापान का निक्केई सूचकांक 1.2%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.9% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% की बढ़त में रहे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी रुख तेजी का था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 1.6% की बढ़त पर था। फ्रांस के कैक में 2.2% की तेजी थी और जर्मनी का डैक्स 1% की वृद्धि पर था। Moving on to the U.S. stock market, the main U.S. share indices climbed yesterday, fueled by strong performance from defensive and tech shares that outweighed declines for economically sensitive groups as worries persisted about a potential recession. The Dow Jones Industrial Average rose 0.6%, the S&P 500 climbed 1%, and the Nasdaq Composite Indices surged 1.6%. Puneet, there is news that the top global hedge funds are actually betting against the market, saying that the stock indices of Europe and America will actually fall because of inflation and the consequent inflationary concerns. What is your take on the performance of the cash market in both these stock indices? So, Arjun, if you look at what has happened in USA, in fact, US markets are far more volatile than Indian market. The VIX in the US market is right now 32. Whereas in India, the VIX is about 20. So if you really, if that was to be the gauge of measure of what is the kind of volatility in the market, then I would say Indian markets are doing very well. They appear to be far more stable than the US and European markets. Having said that, the US markets, the composition of market is very different actually. They have very high component of IT sector stocks,
and new age stocks, so to say, and which had risen a lot, and we have seen very sharp fall. So Nasdaq has already corrected more than 40% from the peak, and India, if we see, the index is down by about 20-odd%. Dow Jones is also down by more than 20%. It is somewhat more stable, but so some of the largest indices in USA actually have been more volatile, and I think hedge funds in USA are more focused on these kind of funds. If you look at ARKK, which was one of the ARK fund, which was one of the most high-profile funds in USA, it is down by more than 75% this year. So clearly, I think those markets are very, very volatile compared to what's happening in India and maybe in some other markets. पुनीत जी, जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो 2 सप्ताह के न्यूनतम स्तर में पर आई हैं यूएस में, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग तो उसको बड़े क्लोजली वॉच करते हैं. बॉन्ड यील्ड, जो 10-year बॉन्ड यील्ड थी, ये पीक हुई थी 3.4% यील्ड पर पिछले कुछ दिनों में, और अब वो करीब 3.08, 3.06, 3.08 के आसपास वो चल रही है. यानी अमेरिका में भी ये इंडिकेशन अब आ रहा है. बॉन्ड यील्ड देखिए बढ़ती है जब ये डर होता है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इस डर को वो रिफ्लेक्ट करती है. तो इनका नीचे आने का अभी मैसेज यही है कि अब वो डर कुछ हद तक कम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन का जो मॉन्स्टर है वो भी हमारे लिए, उसका जो फियर है वो भी नीचे आ रहा है. इफ दिस बॉन्ड यील्ड कंटिन्यूज टू गो डाउन, तो सुनो, मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट का पूरा जो सेंटिमेंट है वो बदल जाएगा. ये एक अच्छा मेजर है मार्केट सेंटिमेंट को देखने का. इस प्रकार से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. Puneet, don't want to be a devil's advocate, but the current treasury yields of U.S. securities is showing a plus sign on the bond yields from the 3-month onwards till the 30-year yield onwards. No, see, if you look at it from point to point, 3 months from earlier, and you look at today, then of course it is because the U.S. Federal Reserve has raised interest rates by more than 100 basis points in this period. So clearly the bond yields have gone up. Bond yields were about 1.6, 1.7 some time back, and they have risen to more than 3. So clearly they are on the uptrend. But what I am saying is that bond yields were 3.4% plus 1 week back. Right. And from 1 week back, the fear, at that time, the fear was maximum. Moving on to the oil market, oil prices today rose more than 1.5%, supported by tight supply, although crude was heading for a second weekly fall and concerns that rising interest rates could push the world economy into recession. In intraday trade, Brent crude was trading at $111.90 per barrel, while WTI crude prices were at $106.20 per barrel. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 50 रुपए की गिरावट से 50,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 320 रुपए की गिरावट से 59,180 रुपए प्रति किलो पर थी. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना मंदी के साथ $1,827.40 प्रति आउंस पर था और चांदी भी नुकसान दर्ज करते हुए $20.90 प्रति आउंस पर थी. जो हम बाकी कमोडिटीज में एक का देख रहे हैं डाउनवर्ड ट्रेंड, आपको लगता है कि कच्चे तेल में भी उसकी उम्मीद की जा सकती है? हाँ सुनो, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में भी जुलाई के महीने में शायद प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि हरिकेन सीजन होता है जुलाई अगस्त अमेरिका में, और वहां पर कुछ प्रोडक्शन कम हो जाती है. बट क्रूड ऑयल के प्राइस भी थोड़े बढ़ सकते हैं, पर मुझे लगता है ये रेंज तक ये काफी नीचे आ जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए. धन्यवाद सुन. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. Domestic stock indices gain around 1% amid positive global cues. Sensex closes above the 52,700 mark. Nifty settles near 15,700 level. Rupee weakens to 78 rupees and 34 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices hover around $112 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.